हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कातिल प्रश्नों की एक बार सीरीज फिर से लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में ही देख रहे हैं, मैं आपको इससे पहले जो है कुछ क्वेश्चन बता चुका हूं, आंसर सहित एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और उसको देखें और उसका आनंद उठाएं। मैंने बहुत मेहनत करके चीख चीख करके आपको समझाया था। तो अब चलिए आगे शुरू करते हैं। तो आप जैसा कि ये प्रश्न देख रहे हैं ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, ये भी बता चुके हैं। एक बार आप थोड़ी थोड़ी नज़र मार लें। ठीक है, और अगर नहीं देखा हो पिछला वीडियो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप पिछली वीडियो भी देखें, क्योंकि हमने उसमें भी काफ़ी मेहनत की थी। अब चलते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ करवा दिए थे वहाँ के बाद हम स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ से तक हम करा दिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन करा दिए थे। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अब देख लीजिए ये क्या है, देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको चमक रहा होगा। धीरे धीरे भी ये आ रहा, क्लियर हो रहा है। तो हाँ, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या लिखा है। पहले तो यहाँ कोने में नज़र डाल दिए, इधर डाल देना थोड़ा। ठीक है, कि ये कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बोलना शुरू करेंगे। लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण बताओ। ठीक है, जो आवर्त सारणी आपकी होती है उसमें आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण बताओ। ठीक, आवर्त सारणी के द्वितीय तृतीय या किसी लघु आवर्त में निम्नलिखित गुणों में से किस प्रकार परिवर्तन होता है समझाइए। मतलब धात्विक गुण और हाइड्रोजन से संबंध संयोजकता। आवर्त सारणी के एक आवर्त एवं एक वर्ग में तत्वों के धात्विक लक्षणों में परिवर्तन के कारण सहित व्याख्या कीजिए। मेंडलीव का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए। किसी आवर्त के 2 गुण लिखिए और दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 गुण लिखिए। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यही क्वेश्चन 50 बार जो है पूछा जाता है और कैसे घुमा घुमा के पूछते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है ज़रूर देखें। आपको आंसर ये मिल जाएगा, बुक में आसानी से मिल जाएगा। मैं इसका इतना बड़ा आंसर नहीं दे पाऊँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिलहाल मैं बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, और जो मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं कर दूंगा। अब अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकर्ण संबंध की व्याख्या करो। ठीक है, अब लिथियम तथा मैग्नीशियम के मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको आधुनिक आवर्त नियम में जो है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तित फलन होते हैं, ना कि परमाणु भारों की। ठीक है, ये था आधुनिक आवर्त नियम। लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बनता है, विकर्ण संबंध जो पूछा है, इसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए क्या होता है विकर्ण संबंध। विकर्ण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विकर्ण ऐसे ही रहता है ना। ठीक है, विकर्ण ऐसे ही चलता है। तो ये एक था, इसने जो कहा है कि लिथियम के अनुसार बोला है ना। हाँ, मैं लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण दे करके। तो देखिए आवर्त नियम क्या होता है, पहले मैं उसको बोल के आपको बता दूं कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के अपने से विकर्णतः अभिमुख वालों के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं, मतलब गुणों में समानता रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। कैसे, देखिए जो द्वितीय आवर्त था, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से थे, Li है, यहाँ पर Be है, ठीक, फिर B है और फिर C है। ठीक है, और इसके नीचे जो तृतीय आवर्त है, थर्ड आवर्त, वहाँ पर क्या है, इसके Li के नीचे Na है, Be के नीचे Mg है। ठीक है, और फिर B के नीचे Al है, और फिर इसके नीचे Si है। कार्बन के नीचे क्या है, Si है। अब जो Li है वो Mg के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा, Be जो है Al के साथ समानता प्रदर्शित करेगा, और जो B है ये Si के साथ समानता प्रदर्शित करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है विकर्ण बन रहा है। समझ में आया, इसी को कहते हैं विकर्ण संबंध। समझ में आया, और कुछ नहीं है विकर्ण संबंध। क्या लिखना है कि द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ विकर्णतः अभिमुख जो हैं वो कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त में अपने से विकर्णता अभिमुख तत्वों के साथ विकर्ण संबंध रखते हैं, मतलब समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। ठीक है, और कुछ नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो लिखे हुए हैं ये एलिमेंट, इनको जरा ध्यान रखना, यही है विकर्ण संबंध। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देख लो, कितनी बार आया हुआ है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखो। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखो।
दीर्घ आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण क्या है? अंतिम 4 आवर्तों के तत्वों की संख्या लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी से और क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का संक्षेप में उल्लेख करो। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी फ्रेंड्स, हर चीज़ के देखो गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं। भले ही मेंडलीव ने बहुत मेहनत कर दी हो, लेकिन कुछ ना कुछ दोष तो रह ही गए थे, तो आपको वही बताने हैं इनके दोष। और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी मतलब मूल के लाभों विशेषताओं का वर्णन करो। ये क्वेश्चन आप बुक में खोलना, जो आपका तत्वों का वर्गीकरण है साफ साफ उसमें मिल जाएगा। इसमें मुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर बेशक कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब जरूर दें। फिलहाल मैंने चलो यहाँ पर आपके लिए रख भी लिया है मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, आप इसको पढ़ लेना। मैं बस हेडिंग पढ़ रहा हूँ। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना, समझ जाओगे। फिर है समस्थानिकों एवं समभारकों का स्थान। समभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं आपको पता ही होगा। समस्थानिक बोलते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान रहते हैं जिन तत्वों के, ठीक है, और समभारिक बोलते हैं जिन तत्वों के परमाणु भार समान रहते हैं। ठीक है, जैसे 1H1 1H2 और 1H2 ये 2 जो है ऊपर आता है, और ऐसे 1H3 ये जो है प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या है, इनके जो है ये समान है। क्या बोलते हैं इनको? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, अक्रिय गैसों का स्थान है। मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अतः मूल आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है। तत्वों का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक पाया जाना, ये बात पाया गया था। आपको मैंने बता ही दिया कि जो आधुनिक आवर्त नियम है वो परमाणु क्रमांकों पर है, ना कि परमाणु भारों पर, तो ये भी गलत हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2019 और 20 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। और स्वपोषी और स्वपोषी जो है, ये स्वपोषण क्या है आपको बताना है। तो जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण का, उस चैप्टर में मिल जाएगा आपको। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, इसके उत्पाद तथा अंतिम उत्पाद क्या हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? स्वपोषण का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। जो हरे पादप होते हैं वही स्वपोषी पोषण होते हैं, क्योंकि बस वही अपना भोजन बना सकते हैं, उनके अलावा जानवर नहीं बना पाता है। क्यों? अब पेड़ पौधे क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनके पास जो है क्लोरोफिल होती है, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मनुष्य और पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो फ्रेंड्स यही लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से देखें, ये आपका 2 काम करेगा। एक तो पूछेगा कि क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। तो अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी मतलब अपने आप अपना पोषण कर रहे हैं, समझ में आया? तो जो अपने आप पोषण करते हैं उनको हम बोलते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, सिर्फ हरे पादप, समझ में आया? आगे, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, और इसके उत्पाद ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन है। तो आप ये देखिए प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया है। ठीक है, पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, CO2 + H2O, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश जो है प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज जिसको बोलते हैं C6H12O6, और पानी बनता है H2O, और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है, आप इसको जरूर अभी याद कर लें, बाद की बात देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख रहे होंगे कि 2019 में आया हुआ है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कई बार पूछते हैं। इसका पाचन करता है, और यह किसका पाचन करता है? जो लार है वो किसका पाचन करता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम लिखिए तथा बताइए कि यह क्या कार्य करता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। तो लार में टायलिन तथा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? टायलिन और एमाइलेज पाया जाता है। यह स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि मुंह में कितना ही देर रहेगा, लार तो मिल जाता है फिर नीचे चला जाता है तुरंत।
तो जो लार होता है, जो उसमें टाइलिन और एमाइलेज होते हैं, वो किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। ठीक है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में मंड या स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। तो मंड या स्टार्च किस में बदल जाता है? माल्टोज शर्करा में बदल जाता है। देख लो, लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक है? ये भी कई बार आया हुआ है, तो इसको भी लिख याद रखना। प्रोटीन कौन पचाता है? तो देख लो, यहाँ पर आपके 2 आंसर क्लियर हो जाएंगे। देख लो कौन कौन से हो जाएंगे। आमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन तथा आंतरिक रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक है। अब ये देख लो कि कहाँ पर कौन सा जो है रस निकल रहा है। आमाशय के जठर रस में पेप्सिन निकलता है, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन निकलता है, माइकोट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन और माइकोट्रिप्सिन, तथा आंतरिक रस में इरेप्सिन निकलता है। ठीक है, तो ये जो है किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण की परिभाषा या कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका बताइए। अभी पिछला क्वेश्चन जो आया था ये 2019 और 20 देख लीजिए फ्रेंड्स, दोनों में आया हुआ है। ठीक है, एक बार नज़र घुमा के कोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, हाँ लिखा भी हुआ है, स्वपोषी पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी और एक होता है रसायन संश्लेषी। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इतना समझ लेंगे खुद, मुझे ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। फिर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आया है, निर्जीव तथा सजीव में अंतर बताइए। सजीव पौधे सजीव हैं क्यों? ठीक है, अब देखिए 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो निर्जीव आप नहीं सॉरी सजीव आप हैं और निर्जीव जो है, जैसे मान लीजिए आपका मोटरसाइकिल हो गई, आपकी चेयर हो गई। अब दोनों में क्या अंतर है? आप क्या कर सकते हो और वो क्या कर सकता है? अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर लिख दोगे आप। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, फ्री का नंबर मिल जाएगा इसमें, अगर आप इसका थोड़ा दिमाग लगाओगे। फिर भी थोड़ा बहुत बता देंगे आपको। इधर लक्षण लिखे हुए, इधर सजीव और इधर निर्जीव। रासायनिक संगठन, निश्चित अनुपात में रासायनिक अणु उपस्थित होते हैं, निश्चित अनुपात में अनुपस्थित रहते हैं। जीवद्रव्य उपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। कोशिका संगठन उपस्थित है, अनुपस्थित है। उपापचय क्रियाएं उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं। पोषण आवश्यक होता है, बिना खाए तो रहेंगे नहीं। और जो पेड़ पौधे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो निर्जीव है, जैसे आपकी चेयर है, उसको खाने की कोई जरूरत भी नहीं है। और वृद्धि आप जरूर वृद्धि करेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो आपका ये रहेगा, कभी कभी भी उपस्थित परंतु बाह्य प्रकार की रहती है। गति क्या है? आप हमेशा चलायमान रहेंगे, स्वयं में होने वाली गति अनुपस्थित रहेगी। मतलब जो स्वयं होती है गति, जैसे गाड़ी है मान लो, वो आएगी आपकी निर्जीव में, लेकिन वो जब आप उसको चलाओगे तो चलेगी। श्वसन उपस्थित होता है आप लोगों में, और जो निर्जीव होते हैं उनमें अनुपस्थित होता है। और क्या रहे आगे? अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय की संरचना का तथा कार्यों का वर्णन करो। जो अग्नाशय होता है उसकी संरचना तथा कार्य बताने हैं। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में उपस्थित एल्फा तथा बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन्स के नाम तथा कार्य का वर्णन कीजिए। अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम, ठीक है, अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइम के नाम व कार्य लिखिए। अग्नाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब अग्नाशय कैसा होता है आपको उसका चित्र बनाना है, तो ये आप खुद बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी में अंतर बताना है। 2019 में आया हुआ है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बता दिया है कि स्वपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है। बस आपसे यही कहूँगा इसमें कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्वपोषी पोषण वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं उनको हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। और विषमपोषी होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मैं, समझ में आया? और स्वपोषी जो पोषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। और जो विषमपोषी होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक बार थोड़ा ये लाइन आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर देखना, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी मतलब जिनमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे कुछ नाइट्रोजन के जो जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, समझ में आया? अब यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषी है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वाले, ये तीनों चीज जरूर आपको बताऊंगा। परभक्षी होते हैं जो दूसरों को खाते हैं, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, परभक्षी। परजीवी मतलब जो ये भी दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं लेकिन उसको मारते नहीं है। जैसे मान लीजिए जोंक होती है, इसका उदाहरण जोंक है, समझ में आया? जोंक जो है जैसे किसी जानवर पर लग जाती है, उसका खून चूसती रहेगी लेकिन उसको मारेगी नहीं।
अब जो आते हैं मृतोपजीवी, ये जो होते हैं सड़े गले जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपने देखा कि मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, जैसे मान लो कोई जानवर है वो मर गया और वो कुछ टाइम बाद जो है उस पर कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है, कीड़े पड़ जाएंगे जिसको हम बोलते हैं कीड़े पड़ जाते हैं। क्या होता है, वो जो उसके कीड़े पड़ते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर, मतलब अपघटक, वो उसको अपघटित कर देते हैं और उसको दोबारा मिट्टी में मिला देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये होते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। आगे की जो कहानी लिखी है आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर लास्ट वाला है, देख लीजिए क्या है इसके उदाहरण। इसमें नीले हरे शैवाल, ठीक है, सल्फर एवं कुछ नाइट्रिक कारक जीवाणु तथा सभी हरे पादप इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें क्या होते हैं, विषमपोषी में सभी जंतु, मतलब जंतु हैं, कवक हैं एवं अन्य जीवाणु इस श्रेणी में आते हैं। तो आप इसको देख लें क्या है आगे। फिर आगे जो लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख लीजिए एक बार आंख खोल करके। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का वर्णन करो, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक प्रकाशिक अभिक्रिया का वर्णन करो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संक्षेप में वर्णन करो। तो फ्रेंड्स, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो भी कई प्रकार की होती है, समझ में आया। कई प्रकार की मतलब क्या है कि एक प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं, समझ में आया, क्योंकि इसका जो सबसे पहले रॉबर्ट हिल ने बताया था, इसलिए इसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसका मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बताऊँगा, लेकिन आप जो है जो आपका जैव प्रक्रम है फर्स्ट पोषण वाला, उसी में जो है आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। फिर है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ये जो है लघु उत्तरी प्रश्न में पूछा जाता है, 13, 14, 15, 17, 18 में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है आपको उसका वर्णन करना है। पाचन तंत्र मतलब जिसमें आहार नाल, मुख, आपका दांत जो आते हैं, सब जिह्वा आती है, ग्रसनी आते हैं, ग्रासनली आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, ये सब आते हैं। तो आप इसको जो है देख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लीजिए आपके लिए आंसर, थोड़ा मैं यहाँ पर लिख भी, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आप सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। स्क्रॉल कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं इसमें बोलूँगा नहीं, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बल्कि बस आप तो नाम याद कर लें तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ छोटी आंत के विषय में, कि यहाँ से देखना थोड़ा, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। छोटी आंत की भित्ति में आंतरिक ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे पाचक आंतरिक रस निकलता है। इसकी भित्ति में अनेक छोटे छोटे उंगली के आकार के रसांकुर होते हैं। अब ये रसांकुर क्या होते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए जो आपने वो देखी है, आपकी जो आंत है छोटी आंत, तो वो ऐसे बनी रहती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मतलब जैसे आपको रिंग टाइप की। तो जब यहाँ पर ये जो चीज़ होते हैं, ये चीज़ उभरे हुए, इसको हम बोलते हैं रसांकुर। क्या रहेगा कि ये उभरे हुए भाग रहते हैं, ठीक है, उभरे हुए भाग रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये यहाँ के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो ये रसांकुर का काम होता है कि जो हमने खाया है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन है जिसको अवशोषित होना है, तो अवशोषित होने में आसानी होती है। तो रसांकुर का कार्य ये होता है। अब फिर है बड़ी आंत है, फिर है मलाशय गुदा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। फिर है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। जब आप जो है पिछला क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इसका जो है लगभग आंसर मिल ही जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा भी हुआ है। तो मुख गुहा में पाचन है, ग्रास नली आमाशय में पाचन क्या होता है, तो आप इसको थोड़ा पढ़ें और इसको ज़रूर समझें, ठीक। हरे राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है तो वीडियो को कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमको दुख हो रहा है। आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो आपके मित्र वगैरह हैं उनको भी हमारे ग्रुप में जोड़िए और हमारे वीडियो का लाभ उठाइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।